चलिए भाई स्टार्ट है। क्लियर है कि नहीं? अभी हमने 20 क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब वहां से आगे करेंगे 21 से। चलिए देख लेते हैं 21 से कौन सा क्वेश्चन कितना सही है। चलिए भाई, तो यहाँ पर सीडीपी की क्लास चल रही है, आप सभी को पता है। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा तभी आप लोग आए हैं। और जो हमसे पहले से पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, उनकी बात तो अलग ही है। और वो अब की बार 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करेंगे भी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जो स्टूडेंट पढ़ेगा उसको ऑथेंटिक चीज़ें मिलेंगी, और जो क्लासेस मिलेंगी उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। बाकी आप लोगों की इच्छा है। हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, बातें तो रोज हर रोज होती रहती हैं। क्लियर है मेरे भाई? तो पहला प्रश्न है, ये डायरेक्टली पेपर से ही सॉल्यूशन चल रहा है। सीडीपी के जितने भी पेपर्स हैं उनको सॉल्व कराया जा रहा है। ये क्लास आपकी हमेशा चलती रहेगी, सीडीपी को कभी भी बंद नहीं किया जाएगा। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं। बात तो ठीक लग रही है, लेकिन आप पैदा होते हैं, ये अजीब सी लग रही है। बच्चे पर्यावरण में सक्रिय अन्वेषक हैं। बात ठीक है। बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं, सिर्फ उनसे कम। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश से अर्थ सृजित करने के लिए पैदा होते हैं। चलिए भाई, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं, ये बात थोड़ी सी अजीब सी लग रही है। हाँ, बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि बच्चे जो होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, नन्हे अन्वेषक होते हैं, शोधकर्ता होते हैं, अनुसंधानकर्ता होते हैं, खोजकर्ता होते हैं। ये बात जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार ये बात कही गई है। बच्चे संज्ञानात्मक जब सीखते हैं तो सीखने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ये भी बात उनके द्वारा कही गई थी। तो ये बोला है कि बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं, तो फिर हर एक बच्चे को शोधकर्ता ही बनना चाहिए था। रिक्शा वाला, टेम्पो वाला, टीचर, या फिर बात करें फौजी बनने की जरूरत क्या थी? क्लियर है मेरे भाई? तो हर वैज्ञानिक बन जाता, पूछता कौन फिर? ये तो बात गलत होगी। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं, ये बात ठीक है। वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं विद द एटमॉस्फेयर, विद द सोशलाइजेशन ऑफ द आवर सोसाइटी। क्लियर मेरे भाई? बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं, सिर्फ उनसे कम। बात ठीक है। बच्चों की वयस्कों की तरह सोचते हैं, लेकिन उनसे थोड़ा सा कम सोचते हैं। लेकिन हाँ, हम क्वांटिटी की बात नहीं करेंगे, क्वालिटी की बात जरूर कर सकते हैं। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश से अर्थ सृजित करते हैं, करने के लिए पैदा होते हैं। बात ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी फॉर दिल्ली में ही शादी करूंगा भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो विद्यार्थियों के काम में है, त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जब त्रुटियां हो जाती हैं तो विद्यार्थियों के काम में जब त्रुटियां हो जाती हैं तो उसका विश्लेषण टीचर करता है। मतलब स्टूडेंट ने कोई भी गलती कर दी, अब उस गलती को टीचर पकड़ लेता है तो उसका विश्लेषण करने की कोशिश करता है। इसका मतलब क्या है? विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करना। कभी भी आप विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध नहीं करेंगे, पृथक्कीकरण नहीं करेंगे। बच्चों के सोच चिंतन को समझना, ठीक लग रहा है। विद्यार्थियों को किसी भी तरह से गलती करने के लिए फटकारना। आप स्टूडेंट को कभी भी नहीं फटकारेंगे और ना ही कभी तुलना करेंगे। क्लियर? पढ़ने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर श्रेणीबद्ध, पृथक्कीकरण देखा, गलत कर दो। फटकारना लिखा, गलत कर दो। तुलना देखी, गलत कर दो। सीधा सीधा आंसर हो गया, बच्चे की सोच चिंतन को समझना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी फॉर बहू हमारी भी आवेगी, यही होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी मजाक के लिए बोल देते हैं। आप लोग बताइएगा इस सवाल का आंसर क्या होगा। अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है? मनोवैज्ञानिक कारकों के द्वारा अधिगम प्रभावित होता है। सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के द्वारा प्रभावित होता है। जी हाँ। विद्यालय में संबंधित कारकों से अधिगम प्रभावित होता है। ठीक है। अध्यापकों के संबंधित कारकों से प्रभावित होता है। देखिए, अध्यापकों से होता है। चलिए मैं एक एक करके बात कर लेता हूँ। मनोवैज्ञानिक कारकों की अगर बात की जाए, क्या हुआ? ठीक। मनोवैज्ञानिक कारकों की बात की जाए तो मनोवैज्ञानिक कारकों एक मिनट,
मनोवैज्ञानिक कारकों की बात की जाए तो मनोवैज्ञानिक कारकों से भी अधिगम प्रभावित होता है। जो लर्निंग होती है वो आपकी साइकोलॉजिकल भी प्रभावित होती है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से भी प्रभावित होती है, क्योंकि लेव वाइगोस्की ने इसके बारे में बताया। बच्चे समाज से, संस्कृति से सीखते हैं। विद्यालय संबंधित, विद्यालय से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विकास में बच्चों के। और यहाँ बोलते हैं ना कि बड़े बड़े जो विद्यालय हैं जिनकी 1-1 लाख रुपए फीस है, और प्राइमरी स्कूल के बच्चे, हालांकि डिफरेंसेस हैं, देखने को मिलते हैं। आज की अगर दुनिया में देखी जाए तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस तो हैं स्कूल्स के अंतर्गत भी, जो होने नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हैं। जो अच्छा पैसा खर्च कर रहा है उनको अच्छी पढ़ाई मिल रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, प्राइमरी से भी अच्छे अच्छे अधिकारी की पोस्ट पर आप जा सकते हो। क्लियर है मेरे भाई? तो चारों के चारों आपके सही हो जाएंगे, और ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी फॉर दिल्ली से बहू लाएंगे, यही हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में विद्यार्थियों को त्योहारों को मनाने के अपने अनुभवों को साझा करने के अवसर देना और उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना किसका उदाहरण है? कक्षा में विद्यार्थियों को त्योहारों को मनाने के अपने अनुभवों को साझा करने के अवसर देना और उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना किसका उदाहरण है? चलिए भाई, तो यहाँ पर बात की जाए तो ये सामाजिक संरचनावाद का उदाहरण होगा। व्यवहारवाद नहीं होगा, प्रत्यक्ष निर्देशन नहीं होगा, पाठ्यपुस्तक आधारित अध्यापन नहीं होगा। कक्षा में विद्यार्थियों को त्योहारों को मनाने के अनुभवों, अपने अनुभवों को साझा करने के अवसर देना, उसके आधार पर सूचना निर्मित करने के बढ़ावा देना, ये उदाहरण होगा सामाजिक संरचनावाद से। बच्चे ने अपने समाज से क्या सीखा, दिवाली पर उसका क्या इफेक्ट पड़ा, उसने चारों तरफ क्या क्या देखा, उस सब चीजों के बारे में वर्णन करना क्या कहलाएगा? कहीं ना कहीं सामाजिक संरचनावाद को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सुझाती है कि कच्चा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा क्या करे, तथ्य और ज्ञान के कंठस्थीकरण पर नहीं बल देती है। ये एनईपी की बात करें तो ये कंठस्थीकरण पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डालती है। प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थियों के विषय वस्तु को बढ़ा देना चाहिए, ना जी ना। खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए, जहां बच्चा एक्सप्लोरेशन कर सके, अनुसंधान कर सके, डिस्कवरी कर सके, इन्वेंशन कर सके, अन्वेषक बन सके, अनुसंधानकर्ता बन सके, खोजकर्ता बन सके, और इनोवेशंस कर सके, नवाचार कर सके, समालोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग उसके अंतर्गत आ सके। ऐसी बातें करती है, जो सुझाती है वो क्या? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी फॉर चंदू की चाची से कहो ना प्यार है। चलिए भाई, बाकी यहाँ पर तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है? स्मृति विषय की युक्ति कौन सी है? वह तकनीकी जो याद करने में मदद करती है, संवेगों के नियमन के तकनीक के लिए, एक प्रभावशाली व्यवहारिक युक्ति के लिए, प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। स्मृति विषयक युक्ति तो ये हो जाएगी आपकी वह तकनीकी जो याद करने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए फॉर आओ कभी के लिए पर। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। अनुज कक्षा 3 को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता है। वह हमेशा अपने विद्यार्थियों को किसी भी विषय में परिचित कराने के एकदम बाद मानस मंथन करवाता है। यह युक्ति निम्न में से किसे संबंधित करती है? अनुज कक्षा 3 को पर्यावरण पढ़ाता है, वह हमेशा अपने विद्यार्थियों को किसी विषय से परिचित कराने के एकदम बाद मानस मंथन कराता है। रटक कर सीखना ना चिन्ना, मानस मंथन कराता है, मंथन करवा रहा है, इसका मतलब रटने की बात कर रहा है, रटकर सीखना। खोजबीन कहाँ होगी भाई इसमें? खोजबीन नहीं होगी। मानस मंथन का मतलब हो गया वो रट रहा है, रटकर सीख रहा है। दृष्टिकोण नहीं होगा, समालोचनात्मक नहीं होगा, खोजबीन नहीं होगी। ऑप्शन नंबर खोजबीन भी नहीं होगी भाई। स्टेट ने इसका आंसर गलत दिया है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही बताया था सीटेट ने, जो कि गलत होगा। खोजबीन भी नहीं होगी, तो इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ओनली फर्स्ट होगा। क्या होगा? ओनली फर्स्ट इसका सही होगा, जो कि आपके आंसर की में गलत दे रखा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा।
स्टेटमेंट दे रखा है सभी बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चे परीक्षा में अंक लाएं, परीक्षा के लिए पढ़ें, यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए। रीजन क्या है? अर्थपूर्ण अधिगम हो सके, इसके लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक और भावात्मक सुरक्षा महसूस कर सकें। ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि ये लर्निंग को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है बात। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है। क्लियर है मेरे भाई? आपको यहाँ टाइम वेस्ट करने की आपको किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है। क्या होगा बताइए? राइट आंसर कौन कौन बताएगा? अरे बताओ भाई बताओ। एक विद्यार्थी अलिजा जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है, क्या है? केंद्र आंतरिक, परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराती है? उसकी योग्यता में कमी, परीक्षा प्रश्न में पत्र में कठिनाई, दुर्भाग्य, अध्यापक का उसके प्रति पूर्वाग्रह या पक्षपात। एक विद्यार्थी अलिजा जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है, दुर्भाग्य। ये भी आंसर गलत लग रहा भाई। एक विद्यार्थी अलिजा जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है, अलिजा हुज लोकस ऑफ कंट्रोल इज इंटरनल गुड एट्रीब्यूट हर फेलियर इन एग्जामिनेशन टू। चलिए भाई, बाकी सीटेट की बात करें तो सीटेट ने जो आंसर दिया है वो दुर्भाग्य दिया है। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन दिस इज नॉट अ राइट आंसर, बट we cannot anything about this answer. If you have any idea, any question, any idea, then you can give your answer in comment box. Okay, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिएगा। हमें नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, बाकी गजब है इस प्रश्न का उत्तर लिखना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देखिएगा, कहीं से चेक करिएगा, अपने टीचर्स वगैरह से पूछकर बताइएगा इसका आंसर क्या है, ताकि हम लोग भी पता लगा सकें। सीटेट ने दिया है दुर्भाग्य, हमें लगता नहीं है ये है। क्लियर है? बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, शेयर नहीं किया है तो शेयर वगैरह कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू टू ऑल। क्लास चलती रहेगी, सीडीपी कभी भी बंद नहीं होगी।